क्या वाकई दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं? इनको पैसा दे रहे, इनको खाना दे रहे, इनको 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में इस समय रह रहे हैं, क्योंकि आना रुका नहीं है। बड़ी स्पीड से हर साल वो बच्चे पैदा कर। दिल्ली में जितने भी आपके जंगल थे, जितनी पहाड़ियां थी, सब भर चुका है बांग्लादेशियों से। पहले घुसपैठियों को राशन कार्ड दिया। दिल्ली के नेताओं ने जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बाकायदा उनके वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया। दिल्ली जब आते हैं ये रोहिंग्या बांग्लादेशी, तो ये कई प्रदेश पार करके आते हैं। हमने हाईवे खूब बनाए, एक्सप्रेसवे खूब बनाए, ट्रेन खूब बनाई, रेलवे बनाई, लेकिन हमने अपना बॉर्डर नहीं बनाया। बीजेपी के कहने पर वो दिल्ली वासियों के, जो दिल्ली के मूल निवासी, उनके नाम वोटर लिस्ट से काट रही है। तो अगर किसी का नाम कट रहा है तो उसमें चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है। वोट घोटाला हुआ है और वोट जिहाद भी हुआ है। ये क्यों किया जा रहा है और किस तरह से विभाग ही इस बात को नकार रहा है? केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल अलगाववादियों कि कहीं न कहीं इनडायरेक्ट समर्थक हैं। ये उनके लिए दिक्कत ये थी कि उनको इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता कि दिल्ली के ऊपर 75,000 करोड़ का कर्जा है। यानी कैंडिडेट अगर दारू बांटेगा, कैंडिडेट अगर 2-2 हजार रुपए बांटेगा, तब तो वो करप्ट प्रैक्टिस हो गया। लेकिन पार्टी अगर दारू बांटे और पार्टी अगर पैसा बांटे तो वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहलाएगा। अरविंद केजरीवाल उन व्यक्तियों में से हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर देश टूटता है तो उसमें भी उनको कोई गुरेज नहीं। खतरा इसलिए है कि जब किसी व्यक्ति की कोई आइडियोलॉजी न हो। नमस्कार दर्शकों, द अर्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त हैं अश्वनी उपाध्याय जी। अश्वनी उपाध्याय बीजेपी के नेता हैं, पीआईएल मैन के नाम से आप इन्हें जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और लगातार हिंदू हितों की बात करते हैं। दिल्ली के बारे में आज हम इनसे सबसे पहले बात करें, क्योंकि दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में तारीखों की घोषणा हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबने प्रचार शुरू कर दिया है। लेकिन क्या वाकई जिस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं उसके बाद दिल्ली की जनता अपना मन कुछ बदल रही है, या रोहिंग्या बांग्लादेशियों का जो जिक्र हो रहा है दिल्ली के चुनाव में, वो इस चुनाव पर असर डालेगा? इन सब पर हम बात करेंगे अश्वनी जी से। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में अभी बड़ी सारी बातें चल रही हैं। अभी बीच में आया कि रोहिंग्या बांग्लादेशी का जिक्र आया, उसके साथ पूर्वांचलियों का जिक्र आया। क्या वाकई दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं और क्या दिल्ली सरकार इनको पोषित कर रही है, इनको पैसा दे रही, इनको खाना दे रही, इनको बढ़ा रही है? 2017 में अर्चना जी मैंने पीआईएल फाइल किया था। इस पे मेरी पीआईएल है। 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था और उसमें केंद्र के अलावा सभी राज्य सरकारों को पार्टी बनाया था। दिल्ली सरकार भी उसमें पार्टी है। उस समय मैंने आंकड़ों के हिसाब से कहा था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में इस समय रह रहे हैं। 2017 की बात है। 5 करोड़ उस समय। अब इनकी संख्या लगभग मेरे को लगता है कि 6 करोड़ के आसपास है। 5.5 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि आना रुका नहीं है। और जो यहाँ हैं बड़ी स्पीड से हर साल वो बच्चे पैदा करते हैं। मतलब कोई भी आप बांग्लादेशी उठा के देख लीजिए, उसके घर में उसकी संख्या हर साल एक बढ़ जाती है। तो जो 5 करोड़ 2017 में थे, आज की डेट में लगभग 6 करोड़ हो चुके हैं। आपको बांग्लादेशी हमें तो झुग्गियों में जा के देखा है, चाहे वो ओखला में रहते हैं, चाहे मदनपुर खादर में रहते हैं, चाहे नरेला में रहते हैं, बवाना में रहते हैं, महिपालपुर के पास रंगपुरी पहाड़ी में रहते हैं। दिल्ली में जितने भी आपके जंगल थे, जितनी पहाड़ियाँ थीं, जितने यमुना जी के किनारे वाला खादर था, सब भर चुका है बांग्लादेशियों से। और एक एक बांग्लादेशियों के 15 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे तक मैंने देखा हुआ है, एक एक के, समझ लीजिए। और जब 2017 मैंने कहा था कि उस समय लगभग ये 10 करोड़ थे, 10 लाख थे दिल्ली में। अब उनकी संख्या 15 लाख भी हो सकती है, 16 लाख भी हो सकती है। कम से कम 10 लाख से कम तो नहीं है, ये 100% गारंटी है। दिल्ली की सरकार ने जो बहुत बड़ा महापाप किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करने की बजाय, उनको डिटेक्ट करने की बजाय, उनको डिटेन करने की बजाय, डिपोर्ट करने की बजाय, जब ये कोविड आया, उस कोविड में इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाना शुरू कर दिया। पहले घुसपैठियों को राशन कार्ड दिया, पहले राशन देना शुरू किया और राशन देते 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 उनके राशन कार्ड बना दिए। अब जब एक राशन कार्ड बन गया तो उसी को दिखा के घुसपैठिए क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपये में आधार बनवा लेते हैं। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर उसी को दिखा के 2-3 हज़ार रुपये दलाल को देते हैं। वो तहसील से अपना जो है निवास प्रमाण पत्र बनवा ले रहे हैं। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो दलाल को पकड़ते हैं, बैंक में खाता खुलवा लेते हैं। और फिर वो जब 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर इस बीच में इलेक्शन आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव इलेक्शन आता है, फिर विधानसभा का आता है, फिर इसके पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला इलेक्शन आया। उसमें उन्होंने, दिल्ली के नेताओं ने जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बाकायदा उनके वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिए। तो दिल्ली में इस समय जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी ऐसे हैं जिनके पास 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं
और डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ उनका नाम वोटर आईडी में जुड़ चुका है। सरकार आई थी दिल्ली की भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे, और स्थिति यह है कि दिल्ली में आधार, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, चले जाओ, आपको 2,000 रुपये में आधार बन जाएगा। आपके पास इस बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भ्रष्टाचार को यूज करके घूस दे दे के 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा लिए। अब दिल्ली सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का भी फायदा ले रहे हैं, और जनधन खाता का भी फायदा ले रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं, फ्री का मकान भी ले रहे हैं, जहां झुग्गी वहां मकान भी ले रहे हैं, वो सारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। ये दिल्ली के साथ हो रहा है। अश्विनी जी, लेकिन जो बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, दिल्ली जब आते हैं ये रोहिंग्या बांग्लादेशी तो ये कई प्रदेश पार करके आते हैं, दिल्ली की सीमा तो कहीं सीमावर्ती किसी प्रदेश से लगती नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार जो हैं वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमारा बॉर्डर खुला रहा, ये बहुत दुर्भाग्य है। हमने हाईवे खूब बनाए, एक्सप्रेसवे खूब बनाए, ट्रेन खूब बनाई, रेलवे बनाई, लेकिन हमने अपना बॉर्डर नहीं बनाया। जबकि बॉर्डर हमारा 4,000 किलोमीटर तो सीधे सीधे बांग्लादेश से सटा हुआ है, 1,500 किलोमीटर आपका म्यांमार से सटा हुआ है, और वहाँ से भाई पाकिस्तान का बॉर्डर पे फिर भी अंदर घुसपैठ करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हैं, फिर हिमालय का पहाड़ है, टेम्परेचर वहाँ बहुत डाउन हो जाता है, इसलिए पाकिस्तान से भारत में आना फिर भी थोड़ा मुश्किल है। या राजस्थान के बॉर्डर पे बहुत बड़ा समुद्र है, आपका गुजरात के बॉर्डर पे पूरा समुद्र है, तो समुद्र को क्रॉस करके आना भी मुश्किल है। लेकिन बांग्लादेश से और म्यांमार से, यानी बांग्लादेशियों के लिए और रोहिंग्या के लिए भारत में आना बहुत मुश्किल है। 1,500 किलोमीटर की म्यांमार वाला बॉर्डर पूरा खुला, 4,000 किलोमीटर का बांग्लादेश बॉर्डर पूरा खुला, बस ऐसे आपको एक पैर इधर रखना, दूसरा पैर इधर रखना, क्रॉस हो जाना है। तो बॉर्डर पे जो काम नहीं हुआ उसका ये परिणाम रहा कि यहाँ घुसपैठी आए। लेकिन केजरीवाल जी इसको ये कह के नहीं बच सकते कि हमने जो है वहाँ से लोग आए। हाँ ठीक है, वो 2-2 हज़ार रुपये बॉर्डर पे पैसा दे के आते हैं, सच्चाई ये है। लेकिन जब अंदर आ रहे हैं तो राशन कार्ड तो केजरीवाल ने बनवाया, आधार उनका केजरीवाल ने बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस केजरीवाल जी के डिपार्टमेंट है, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट केजरीवाल जी का डिपार्टमेंट देता है, जो उनका निवास प्रमाण पत्र बनता है वो केजरीवाल जी की सरकार के अंडर में आता है, जो उनको अलग से मुफ्त में राशन वाला स्कीम शुरू किया वो केजरीवाल ने शुरू किया है, तो उनको सेटल करने का काम केजरीवाल वो केजरीवाल ने सरकार। लेकिन अब वो बेचैन है। एक उन्होंने आरोप चुनाव आयोग पर भी लगाया कि वो बीजेपी के कहने पर, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े भी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कहने पर वो दिल्ली वासियों के, जो दिल्ली के मूल निवासी, उनके नाम वोटर लिस्ट से काट रही है, और वो थोड़े से नाम हैं जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाले, बाकी बैकडोर से काम हो रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, चुनाव आयोग के पास अपना चुनाव आयोग का कार्यालय के अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, चुनाव आयोग काम कैसे करता है, प्रदेश सरकार के जो एम्प्लॉई हैं उनके जरिए काम करता है। तो चुनाव आयोग जो वोटर आईडी बनाता है वो चुनाव आयोग नहीं बनाता। अल्टीमेटली जो राज्य सरकार के लेखपाल होते हैं, पटवारी होते हैं, सी ग्रेड के कर्मचारी होते हैं, डी ग्रेड के कर्मचारी, वही तो करते हैं। तो अगर किसी का नाम कट रहा है तो उसमें चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, राज्य सरकार के कर्मचारी जिम्मेदार हैं। और मेरे को एग्जैक्टली ये नहीं पता वो किस पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी प्लान्ड वे में यहां पे दिल्ली में वोट घोटाला हुआ है और वोट जिहाद भी हुआ है। एक एक व्यक्ति का 4-4 वोटर आईडी कार्ड है जिसमें ईपीआईसी नंबर से अलग अलग हैं सब में। मैं कह तो रहा हूं कि दिल्ली में वोट घोटाला भी हो रहा है और दिल्ली में वोट जिहाद भी हो रहा है, और इसका परिणाम आने वाली विधानसभा में आपको देखना पड़ेगा। जिस तरीके से बड़े प्लान्ड वे में जहां जहां डेमोग्राफी ठीक थी वहां पे घुसपैठियों को बसा बसा के उनका वोटर आईडी बनवाया गया है, वो पूरी तरीके से प्लानिंग यही है। क्योंकि अल्टीमेटली विधानसभा चुनाव में 500,000 वोट से जीत हार होती है। अब आपने वहां 1,000 घुसपैठियों को बसा दिया किसी झुग्गी के किनारे, किसी पार्क किनारे, तो आपका तो काम बन गया। और बड़ी स्वाभाविक सी बात है, चूंकि एनआरसी की बात बीजेपी करती है और मानवता की बात, तथाकथित मानवता की बात केजरीवाल सरकार करती है, गरीबों की बात सरकार करती है, तो ये घुसपैठिए उनके पेट ओट है। और एक बात मैं अर्चना जी बताऊं, जितने घुसपैठियों को 15 साल में कांग्रेस ने नहीं बसाया था, उससे ज्यादा घुसपैठियों को केजरीवाल ने 10 साल में बसा दिया। शीला दीक्षित ने कम से कम इतना खुलेआम उनकी मदद नहीं किया था। शीला दीक्षित ने केवल इतना किया था, जो आ रहे थे, जो पुलिस कार्रवाई करती थी कोई डिपार्टमेंट तो उनको रोक देती थी। लेकिन यहाँ तो केजरीवाल ने 10 साल में बाकायदा उनको फैसिलिटेट किया है, उनको एक तरीके से मदद किया, उनको प्रमोट किया है। और नतीजा ये हुआ कि जो घुसपैठियों को जब लगा कि दिल्ली सरकार हमारे पक्ष में है, तो उन्होंने अपने और रिश्तेदार नातेदार बुला लिए।
तो दिल्ली में घुसपैठ बहुत तेज हुई है। इसका कारण ये रहा क्योंकि यहाँ कार्रवाई कम हो रही थी और उनको मदद ज्यादा मिल रही थी। अमानुल्लाह खां तो खुलेआम यहाँ टेंट लगवा के बैठा हुआ है, 10-10 हजार रुपए बांटते बांट रहे खुलेआम थे। कह रहे थे। आप पूरा ओखला हो, चाहे आपका इधर का आपका ये पूरे जमुना जी किनारे किनारे पूरा का पूरा दिल्ली आप देख लीजिए, बड़े प्लांट में उनको बसाया गया है और उसमें आम केजरीवाल के विधायक और केजरीवाल के पार्षद कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट किए हैं। अश्विनी जी, अभी अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक रोज नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। एक सवाल तो ये कि क्या वो परेशान है, क्या वो अपने राजनीतिक जीवन के सबसे इस वक्त कहना चाहिए कि मुश्किल वक्त में है, लेकिन इन योजनाओं को लेकर उन्होंने ऐलान किया कि मेरी सरकार अगली बार आएगी तो 2100 रुपये महिलाओं को मिलेगा, 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों के लिए संजीवनी योजना है। लेकिन दिल्ली सरकार का ही विभाग ये नोटिस जारी करता है बाकायदा कि हमने ऐसी कोई योजना नोटिफाई नहीं की है, ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो फर्जी हैं, दिल्ली सरकार ऐसा कुछ नहीं करवा रही, हम करवाएंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ये डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, तो क्या वाकई ये डेटा का खेल है? अगर है, क्योंकि ये पार्टी के लोग कर रहे हैं, सरकार तो रजिस्ट्रेशन कर नहीं रही है, ये क्यों किया जा रहा है और किस तरह से विभाग ही इस बात को नकार रहा है, उसी सरकार के जो ये ऐलान कर रही है? देखिए, दिल्ली छोटा सा राज्य है और 75,000 करोड़ के कर्जे में है। मेरी पीआईएल फ्रीबीज के ऊपर भी है, जिसमें मैंने बताया है कि इस समय जब मैंने पीआईएल फाइल किया था उस समय भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। सब 225 लाख करोड़ का कर्जे का मतलब ये हुआ हर भारतीय 1.5 लाख के कर्जे में है। आपके ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा है, मेरे ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा है। दिल्ली छोटा सा राज्य, 2 करोड़ लोग रहते हैं, उसके ऊपर 75,000 करोड़ का कर्जा है। 75,000 करोड़ का कर्जा और लगातार बढ़ रहा है। पहले 55,000 करोड़ का कर्जा था, फिर 60 हुआ, अभी 75,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। वो केवल और केवल दिल्ली सरकार की तथाकथित लोक लुभावन योजनाओं के कारण हुआ है। भ्रष्टाचार को दिल्ली सरकार ने कम किया नहीं, मुफ्तखोरी को बढ़ावा दिया। और जहां तक इस योजना की बात आप कर रही हैं, केजरीवाल पॉलिटिकली बहुत चालाक आदमी है। उनको पता था कि अगर हम वास्तव में ऑफिशियल गजट के जरिए कराएंगे तो नहीं हो पाएगा। और नहीं होने का कारण आपको मैं बताऊं कि मैंने जब पीआईएल फाइल किया, जो मेरी फ्रीबीज वाली पीआईएल हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और सारे पॉलिटिकल पार्टियों को ये कहा है कि जब आप कुछ वादा करेंगे तो ये भी बताएंगे कि आपके वादे से इम्पैक्ट कितना आ रहा है, कितना इम्पैक्ट आ रहा है। मान लो आप 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं तो कितने लोगों को देंगे और उससे कुल कितना खर्चा आएगा और पहले से राज्य के ऊपर कितना खर्चा है। तो केजरीवाल ने क्या किया, अगर वो उसको ऑफिशियली करते, लॉन्च करते, उनके लिए दिक्कत ये थी कि उनको इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता कि दिल्ली के ऊपर 75,000 करोड़ का कर्जा है, मैं 2100 रुपये दूंगा तो इतना और कर्जा बढ़ेगा, इतना कर्जा बढ़ेगा। फिर उसमें ये भी लिखा है कि इसकी भरपाई कैसे होगी, इसको भी लिख के देना है। ये इलेक्शन कमीशन का लेटेस्ट गाइडलाइन है जो मेरी पीएल के बाद शुरू हुआ है। उससे बचने के लिए उन्होंने अपना मुंह जबानी जंग कर दिया। अच्छा, केजरीवाल ये भी जानते हैं कि झूठ इतना तेज फैलता है, सच बहुत देर से फैलता है। जब तक झूठ पूरा घूम घाम के पहुंच जाता है ना यात्रा करके, उसके बाद तो सच जागता है, निकलना शुरू करता है। तो उन्होंने अपना पासा फेंक दिया। चारों तरफ पूरे दिल्ली में इस समय लोग लाइन लगा के इकट्ठा हो 12 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। मैं कह रहा हूँ वो जो खटाखट स्कीम थी, ये भी दूसरी फटाफट है। ये फटाफट स्कीम है और खटाखट स्कीम से कि राहुल गांधी को फायदा हुआ और फटाफट स्कीम लॉन्च करके वो फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन इसका मूल कारण है 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, वो महा घटिया है। वो घटिया इसलिए है कि वो कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट अगर कुछ प्रॉमिस करेगा वो तो करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, लेकिन पार्टी अगर उसको प्रॉमिस करती है तो करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगी। यानी कैंडिडेट अगर दारू बांटेगा, कैंडिडेट अगर 2-2 हज़ार रुपये बांटेगा, तब तो वो करप्ट प्रैक्टिस हो गया, उस सजा का हकदार है। लेकिन पार्टी अगर दारू बांटे और पार्टी अगर पैसा बांटे तो वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहलाएगा। हमने उसको भी चैलेंज किया हुआ है। वो बिल्कुल घटिया कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और इसी की वजह से कर्जा लगातार बढ़ रहा है। पॉलिटिकल फायदे के लिए लोग ऐसे खटाखट फटाफट वाली स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, उसको बदलना जरूरी है। आप आम आदमी पार्टी में थे, शुरुआत आपने राजनीति की वहीं से की। आप इस वक्त क्या स्थिति देख रहे हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर अब दिल्ली के लोगों का भरोसा नहीं रहा? उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की 2024 चुनावों में कि अगर आप लोगों ने मुझे वोट दिया तो फिर मुझे जेल में नहीं जाना पड़ेगा। तो उनको फिर भी उनको एक भी सीट नहीं मिली, हालांकि 2014 और 2019 में भी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वो एक सिंपैथी वेव के साथ गए थे जिसे लोगों ने नहीं माना। तो इस वक्त आप आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति दिल्ली में देखते हैं? मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैंने 2014 में छोड़ा था आम आदमी पार्टी,
हमने जो बातें कही थी उसको लोग 10 साल के बाद 2024 में बिल्कुल, समझ मुझे जाए। याद है। आपने मेरा इंटरव्यू किया था 2014 में, याद होगा मुझे आपको? याद है आपकी बातें। मैंने जितनी बातें 2014 में कही थी वो सारी बातें अब 2024 और में तब लोग कहते थे अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं, कैसे कुछ भी कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी कैसे करते संभव है? हाँ। आज मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, केजरीवाल जाति का जहर घोलते हैं, केजरीवाल भाषावाद फैलाते हैं, केजरीवाल क्षेत्रवाद फैलाते हैं, केजरीवाल अगड़े पिछड़े का जहर घोलते हैं। केजरीवाल बहुत ही पॉलिटिकली एक कहते हैं मतलब पाखंडी व्यक्ति हैं। केजरीवाल भ्रष्ट हैं। केजरीवाल अलगाववादियों के कहीं न कहीं इनडायरेक्ट समर्थक हैं। ये मैंने 2014 में कहा था, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। केजरीवाल के मुंह से भी आप कभी बताइए जब उन्होंने माओवादियों का कभी विरोध किया हो, हाँ। नक्सलियों का विरोध किया हो, कभी केजरीवाल ने खालिस्तानियों के बारे में कुछ कहा हो, कभी नहीं बोलेंगे। कभी केजरीवाल ने आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द बोला हो, केजरीवाल ने कभी जिहादियों के खिलाफ एक शब्द बोला हो। पूरा पंजाब इस समय केजरीवाल के हाथ में है। भगवंत मान तो एक कठपुतली है, एक्चुअल में केजरीवाल चला रहे हैं। और उस पंजाब में केजरीवाल सब के आने के बाद मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद धर्मांतरण दुगने स्पीड से हो रहा है। खालिस्तानियों की भी वो बढ़ गई। खालिस्तानियों की पूरी एक्टिविटी बढ़ चुकी है और मिशनरियों की एक्टिविटी बढ़ चुकी है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च भारत में बन रहा है, वो जालंधर में बन रहा है। वो दुनिया भर के वहाँ पास्टर और फादर खुलेआम चंगाई सभा लगा लगा के कन्वर्ट कर रहे हैं। पंजाब हमारे लिए सबसे पवित्र भूमि है। सनातन को बचाने की अर्चना जी सबसे जो बड़ी लड़ाई शुरू हो गई वो पंजाब से शुरू हुई। गुरु गोविंद सिंह ने अपना गर्दन कटवाया, शीश कटवाया, शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने चार के चारे बेटों को अपने न्यौछावर कर दिया इस सनातन की रक्षा के लिए। गुजरी हमारी जो माता गुजरी थी वो मारी गई, गुरु गोविंद सिंह जी मारे, उनका बलिदान हुआ। उस पंजाब में धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है और केजरीवाल कभी एक शब्द नहीं बोलते। इलेक्शन के समय उन्होंने एक वादा किया था कि हम पंजाब में नशा रोकेंगे और पंजाब में धर्मांतरण रोकेंगे, लेकिन सरकार बन गई उसके बाद न उन्होंने ड्रग के खिलाफ कोई इफेक्टिव काम किया, न कानून बनाया, न उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया। इसलिए कहता हूँ बहुत ही पाखंडी आदमी है केजरीवाल। कभी धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों के खिलाफ नहीं बोलते, कभी मिशनरियों के खिलाफ नहीं बोलते, कभी पाखंडियों, कभी ये जो ड्रग माफियाओं के खिलाफ नहीं बोलते। कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी ड्रग माफियाओं को पकड़ेंगे। केजरीवाल के पास, चलो दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं कि भैया हमारे पास तो कम अधिकार है, हमें कानून बनाने के लिए सरकार से पूछना पड़ता है। पंजाब तो इंडिपेंडेंट राज्य है, स्वतंत्र राज्य है, जैसे यूपी है, बिहार है, बंगाल। आप मुझे बताइए धर्मांतरण के खिलाफ अगर यूपी में कानून बन सकता है तो पंजाब सरकार ने क्यों नहीं बनाया? अगर ड्रग के खिलाफ यूपी में कठोर कानून सरकार ने बनाया अपनी तरफ से और उसको इफेक्टिव करने की कोशिश किया तो पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है? यूपी में धर्मांतरण कराने वाले चाहे वो जिहादी हैं चाहे मिशनरी, उनके खिलाफ एनएसए लग रहा है, पंजाब में क्यों नहीं लगा रहा है? पंजाब में सबसे बड़ा इस समय धर्मांतरण हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, भ्रष्ट हैं, अलगाववादियों के समर्थक हैं, जिहादियों के समर्थक हैं और राजनीतिक रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर वो मजबूत होंगे तो भारत बहुत कमजोर हो जाएगा। जो बात एक बार कुमार विश्वास ने कही थी वो बात सच लग रही जब हम इतने समय से अरविंद केजरीवाल की राजनीति देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे कि अरविंद केजरीवाल उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर देश टूटता है तो उसमें भी उनको कोई गुरेज नहीं होगा? मैंने आपको कहा ना कि जब व्यक्ति केवल सत्ता लोलुप हो जाए और पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए सारे कंप्रोमाइज कर ले और अब उसका अगला सपना कुछ और बनने का है, मुख्यमंत्री से बड़ी सीट लेने का है, वो तो पंजाब के नागरिक नहीं तब तक तो कब तक भगवंत मान को धक्का मार के निकाल के खुद ही मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मजबूरी है। आप पंजाब की सिटीजनशिप लेने जाएंगे तो फिर एक नया बवाल हो जाएगा। इसलिए पंजाब की सिटीजनशिप लेने तो पंजाब की नागरिक बन के, भाई पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए पंजाब का नागरिक होना जरूरी है, आपको वहाँ का रेजिडेंट होना जरूरी है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज अब तक कब तक कर चुके होते। और हो सकता है कि दिल्ली में पत्नी को बैठा देते, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाते, कुछ न कुछ कर सकते थे। खतरा इसलिए है कि जब किसी व्यक्ति की कोई आइडियोलॉजी न हो, मेरा ये कहना है कि वामपंथियों की अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो सही है गलत है उस पर चर्चा होती है, लेकिन वो अपनी आइडियोलॉजी पे टिके हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस तुष्टीकरण करती है तो अपनी तुष्टीकरण पे टिकी हुई है। ठीक है, वो सत्ता में रहती है तो भी तुष्टीकरण करती है, विपक्ष में रहती है तभी तुष्टीकरण रहती है। सत्ता में रहती है तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाती है, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाती है, वक्फ एक्ट बनाती है, सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को माइनॉरिटी, जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा देती है, अलीगढ़ को तो मतलब वो सत्ता में रहती है तो भी मुस्लिम्स के लिए एक खुलेआम काम करती है।
विपक्ष में रहती है तो भी खुलेआम काम करती है। दादरी में अखलाक के यहाँ जाती है लेकिन बाकी चंदन गुप्ता के यहाँ नहीं जाती। ये राहुल गांधी का अपना, ठीक है, कांग्रेस भाई खुलेआम उसका अपना तुष्टिकरण है। केजरीवाल के साथ दिक्कत, मतलब केजरीवाल इसलिए ज़्यादा खतरनाक है, न वो वामपंथियों के तरीके खुलेआम अपना वामपंथ का जहर घोल रहे हैं, न राहुल गांधी के तरीके खुलेआम तुष्टिकरण का खेल खेलते हैं। वो दिवाली भी मनाते हैं, अगले दिन हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं, वहां भी पूजा करने लगते हैं, और फिर जैसे मौका मिलता है फिर जाति का जहर घोल देते हैं, फिर जैसे मौका मिलता है घुसपैठियों को बसा देते हैं, फिर जैसे मौका मिलता है पंजाब में सत्ता मिल जाती है तो धर्मांतरण कराने वाली मिशनियों खुली छूट मिल जाती है। तो इसलिए केजरीवाल को मैं वामपंथियों से और कांग्रेस से ज़्यादा खतरनाक मानता हूं, क्योंकि इनका जो खेल है वो जनता को समझ में काफ़ी कुछ आ गया है, लेकिन अभी भी चूंकि ये बीच बीच में अपना, मतलब इनके खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं, तो जनता में क्लैरिटी नहीं आई है। इसीलिए जनता भी कंफ्यूज रहती है और बार बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लंबी बातचीत के लिए, और आपसे और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर बात करेंगे लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।